मयंक गुप्ता, तो अपने विषय में बताएं हमें। सर, मेरा नाम मयंक गुप्ता है। मैं अलवर राजस्थान का मूल निवासी हूँ। मेरी शिक्षा विभिन्न स्कूलों में अलवर, चूरू और जयपुर में संपन्न हुई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मेडिकल से बड़ौदा गुजरात से किया और उसके बाद मैंने दिल्ली में रहकर 7 महीने 2 अस्पतालों में सेवा प्रदान की। अभी मैं सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा हूँ और इसमें आने का इच्छुक। मयंक, जैसा आपने बताया कि आपने 2 अस्पतालों में अपनी सेवा दी है। जी सर। आपको नहीं लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है? जी सर। इसको क्यों नहीं परसू किया जाए? सर, बिल्कुल मैं मानता हूँ मेडिकल प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है, पर सिविल सेवाओं में मैं अपने आने के पीछे मेरे कारण है कि मैं और ज़्यादा समाज को देना चाहता हूँ। मेडिकल में सिर्फ मैं एक क्षेत्र हेल्थ में ही काम कर सकता था। सिविल सेवाओं में मैं अनेक क्षेत्रों से जो मूल समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व कर सकता हूँ, इसीलिए मैं सिविल सेवा में। ये तो मयंक आपका पर्सनल एस्पिरेशन हुआ। आप चाहते हैं कि नहीं, एक नहीं कई क्षेत्र में आप योगदान दें, सेवा करें। लेकिन अगर आप नेशनल पर्सपेक्टिव से सोचिए, अभी डॉक्टर्स की कमी है। रूरल एरियाज़ में डॉक्टर नहीं है, बड़ा स्क्यूड रेशियो है पेशेंट एंड डॉक्टर का। जो आपको लगता नहीं है कि सिविल सर्वेंट तो कोई भी बन सकता है, डॉक्टर हर लोग नहीं बन सकते हैं? तो ये एक स्पेशलाइज्ड डिग्री लेके एक जो सेवा की भावना आप में है, उसका प्रैक्टिकल यूज़ मैनकाइंड्स के सफरिंग के लिए, सोसाइटी के सफरिंग के लिए ज़्यादा होगा बनिस्बत विभिन्न सेवाओं में जाके सेवा करने के लिए। सर, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि डॉक्टर के रूप में भी मैं समाज की काफ़ी सेवा कर सकता हूँ, पर सिविल सर्विसेज भी समाज में बहुआयामी तरीके से काम करती हैं। और सिविल सर्विसेज जो एक वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म है, जिसे डाइवर्स फील्ड में काम करना होता है, उसमें भी हर वर्ग से और हर प्रोफेशन से लोग आएँ तो हम समस्याओं को ज़्यादा अच्छी तरह से काबू कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स की प्रेजेंस भी वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक मेडिकल फील्ड में कुछ डॉक्टर्स ने मिलके एक एसे का कलेक्शन किया है, किताब निकाली थी हाल फिलहाल में, जिसका नाम था हीलर्स और प्रेडिटेटर्स। हीलर्स और प्रेडिटेटर्स। प्रेडिटेटर्स समझते हैं आप? हीलर्स तो समझते होंगे आप। प्रेडिटेटर्स मतलब शिकारी या भक्षक। रक्षक हैं या भक्षक हैं। जी। और ये डॉक्टर्स ने बड़े गुजरात के, महाराष्ट्र के बड़े एमिनेंट डॉक्टर्स थे। इन लोगों ने मिलकर किताब निकाली और इसमें इन्होंने कहा कि व्हाट इज़ एलिंग इंडियन हेल्थ सिस्टम। अब आपके अनुसार आपने प्रैक्टिकली आपने काम भी किया अस्पतालों में। अब बताइए कि क्या क्या खामियां हैं मेडिकल सिस्टम में आज के? सर, आज के मेडिकल सिस्टम में काफ़ी फ्रंट्स में हम देखें तो हमें खामियां नज़र आती हैं। पहली बात तो अगर भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो कम है, डॉक्टर्स की संख्या कम है। फिर एक एथिकल पर्सपेक्टिव जो मेडिकल साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं वो किकबैक्स ले रहे हैं, काफ़ी करप्शन की भी बातें सामने आती हैं और इसी कारण डॉक्टर्स के विरुद्ध वायलेंस भी देखने को मिला है। तो जो पेशेंट्स और डॉक्टर के मध्य जो ट्रस्ट है, विश्वास की भावना है, वो आजकल पहले की तुलना में थोड़ी कम हो रही है। यार, आपको नहीं लगता है कि डॉक्टर्स का सिलेक्शन भी बड़ा फेयर नहीं है? जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए वो ना हो के कुछ अदर कंसिडरेशंस पे सिलेक्शन हो रहा है। आप पीजी कोर्स कर रहे हो, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से पास आउट कर रहे हो, तो बड़ा हेफ्टी सम आपको देना पड़ता है बनने के लिए। क्या ये सही है समाज के लिए? सर, पहले इस प्रकार के सवाल उठाए जाते थे प्रोफेशन पे, पर अब जब से नीट नामक परीक्षा अस्तित्व में आई है, तब से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी मेडिकल एडमिशन्स में आई है। सर, आपको लगता है कि अभी भी पीजी एडमिशन में नीट आने के बाद अब डोनेशन, कैपिटेशन सारा बंद हो गया है? सर, कुछ केसेस रिपोर्ट में होते हैं, पर काफ़ी हद तक ये काबू में आया हुआ है। चलिए, अगर आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं और आपको हेल्थ सेक्रेटरी बना दिया जाता है यूनियन गवर्नमेंट का, तो क्या क्या कंक्रीट स्टेप्स आप लेंगे मेडिकेयर को इम्प्रूव करने के लिए? हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में मेरी मल्टी प्रोंग अप्रोच रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं हेल्थ में प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो है उन पर कार्य करूँगा, फिर जो क्यूरेटिव एस्पेक्ट है उन पर काम करूँगा। उसके बाद जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक मुद्दा रहता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में
ह्यूमन रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है, सिर्फ डॉक्टर्स की ही नहीं, इवन जो बेसिक यूनिट है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, उनमें भी लगभग 63% की कमी देखने को मिली है जो समाज से जोड़ते हैं। तो इन पर मैं काम करूँगा ताकि, और उसके अलावा हेल्थ क्षेत्र में और रोजगार के अवसर बढ़ें और मरीजों को हेल्थ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो ताकि वो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर जिसे हम कहते हैं वो उनके अंदर विकसित हो सके। भारत सरकार ने जो एम्बिशियस योजना लॉन्च की है आयुष्मान भारत, आपको लगता है ये सक्सेसफुल होगा? जी सर, बिल्कुल। आयुष्मान भारत के वर्तमान में 2 कंपोनेंट हैं जो वास्तव में भारत की समस्याएं हैं उनसे डील करने के लिए उसमें सहायता मिलेगी। पहली चीज़, जो सब सेंटर, जो जिसे हम बहुत ही बेसिक यूनिट मानते हैं हेल्थ की, उन पर फोकस किया गया है कि 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं जो अभी बीमारियों को कॉम्प्रिहेंसिवली डील करेंगे। अभी भी इसके पहले भी बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च हुए हैं गवर्नमेंट द्वारा, सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया कोई भी स्कीम। आपका स्कीम की कमी तो हमारे देश में नहीं है, क्रियान्वयन नहीं हो पाता है स्कीम का। माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं इस बात से थोड़ा असहमत हूँ। हमने बिल्कुल स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज़ादी से अब तक प्रगति की है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में कमियां रह गई हैं। उन कमियों के निवारण के लिए हम और प्रगति के लिए ये स्कीम्स लेके आए हैं। तो अभी तक जो हमारा प्राइमरी हेल्थ था वो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ पे फोकस करता था, पर अब हमने उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, बाकी जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद, यूनानी, उन सबको कंबाइन कर प्रिवेंटिव फोकस की तरफ ध्यान दिया है तथा सभी को, इवन गरीब तबके को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए हमने इंश्योरेंस बेस्ड या ट्रस्ट मॉडल बेस्ड जो आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसे इंट्रोड्यूस किया है। तो इनका अगर क्रियान्वयन डॉक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जिसका इसका पार्ट बनाया गया है वो मिलकर करते हैं तो बिल्कुल ये भारत के स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। थैंक यू। मयंक जी सर। मयंक, पहला सवाल तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये साक्षात्कार के लिए हिंदी माध्यम क्यों चुना है? आप की शिक्षा ये बताती है कि आप लगातार अंग्रेजी में पढ़ते रहे हैं और आपने तो मेडिकल साइंसेस विषय के साथ ये परीक्षा अंग्रेजी में ही पास की है। आपका अंग्रेजी में आत्मविश्वास कम होने की वजह क्या है? सर, अंग्रेजी में मेरा आत्मविश्वास कम होने की बजाय मैं ये कहना उचित समझूंगा कि हिंदी में मेरा आत्मविश्वास ज़्यादा है। तो मेरी पूरी स्कूली शिक्षा जो है 12वीं तक की हिंदी माध्यम में रही है। ऑल इंडिया पीएमटी का भी परीक्षा मैंने हिंदी माध्यम में ही दी। उसके बाद मेडिकल में भी प्रैक्टिस में हम मरीजों से जो बात करनी होती थी, जो संवाद आपस में होता था, सब हिंदी में ही रहा है। तो हिंदी में मैं अपने आप को अधिक सहज पाता हूँ, इसीलिए मैंने साक्षात्कार के लिए जो माध्यम है हिंदी चुनना ज़्यादा अच्छा। मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि सामान्यतः मेडिकल साइंसेज के विद्यार्थियों पर यह एक आरोप जैसा रहता है कि वे बहुत बंद माहौल में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, आसपास की चीज़ों से, उनका परिवेश से उनका संबंध रिलेटिवली कम होता है। आप तो आपने गुजरात से यह मेडिकल साइंसेज अपना किया है। जी सर। क्या आप मुझे गुजराती में 2 वाक्य बोल के बता सकते हैं? आपने उस दौरान गुजराती थोड़ी सी सीखी क्या? हाँ सर, बिल्कुल। जो मरीजों से संवाद होता था उसमें मरीज कोई एक वाक्य सुनिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। तमारा हाल शू छे, तमने शू तकलीफ छे। गुड। आप मूलतः राजस्थान से आते? जी सर। और राजस्थान कई अप्रिय चीज़ों के लिए मूल रूप से जाना जाता रहा है। खासतौर से आप जानते हैं महिलाओं के खिलाफ एक किस्म का माहौल पूरे राजस्थान में देखने को मिलता है। फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा है, इन्फेंटिसाइड तक की समाचार आते हैं। क्या लगता है कि आपका समाज इतना स्त्री विरोधी क्यों? सर, स्त्री विरोधी समाज अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो सामाजिक बुराइयां जो हैं लगातार कम होती जा रही हैं। तो हम अच्छे जिस राज्य के नागरिक बाकायदा सती प्रथा या जौहर जैसी परंपराओं के पक्ष में सड़क पर आ जाएं, तो ये कहते हुए तो हमें थोड़ा सा झिझकना चाहिए कि बद कम हो रही है, शायद और सुदृढ़। सर, पितृसत्तात्मक समाज हमेशा से, क्या वजह आप देखते हैं इसकी? सर, ये एक परंपरा सी बन गई थी पहले, जिसे अभी शिक्षा के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। तो जो समाज में जो हमेशा से स्त्रियों को दबा कर रखने की भावनाएं जो बन गई थी, ये चलती आ रही हैं एक परंपरा से। आप एक डॉक्टर हैं, कम्युनिटी सोशल मेडिसिन में काम करना आपको पसंद भी है। मुझे बताइए कि हाल फिलहाल में गौ रक्षा के नाम पर और अन्य चीज़ों के नाम पर जो देश में एक मॉब लिंचिंग की एक घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से इस पर विचार करते हुए बताइए कि क्या आर वी अ सिक सोसाइटी?
क्या हम समाज के तौर पर ही बीमार हैं? वरना लोग इकट्ठे होकर किसी को मार दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, बल्कि उसकी भी आशंका में मार। से कुछ घटनाएं, दुखद घटनाएं मैं जिन्हें कहूँगा, ये पूरे भारतवर्ष में देखी गई हैं, पर पूरे समाज को सिख सोसाइटी कहना बहुत ही गलत होगा। डू यू थिंक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर देयर इन आवर सोसाइटी, दैट्स व्हाई सच इंसिडेंट्स occur? जैसे मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल समाज में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को समाज में ऐसा पागलपन की तरह देखा जा रहा है। तो इस कारण लोग जो मानसिक बीमार भी होते हैं उनमें हेल्थ सीकिंग बिहेवियर नहीं होता, और फिर जो साइकोलॉजिस्ट जो है, साइकेट्रिस्ट हैं, उन दोनों की कमी है। पर ये जो भावनाएं आती हैं जिससे मॉब लिंचिंग लोग करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, ये वास्तव में समझ की कमी है, और साथ में कानून व्यवस्था, आपकी परवरिश, स्कूलिंग, सबके इसके अंदर योगदान है। ठीक। मयंक, मेडिकल में आपको आपकी ग्रेजुएशन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो विषाणु जीवाणुओं के अगेंस्ट काम करती हैं। जब बैक्टीरिया पर ये दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, तो जिस व्यक्ति को उन बैक्टीरिया से संक्रमण हुआ है उन पर भी ये काम नहीं करेंगी, तो फिर हमें अगले ग्रेड की एंटीबायोटिक्स चाहिए होती हैं। तो ये जो बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक के प्रति, इसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। सबसे लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक अब आजकल किसे कहा जाता है? कोलेस्टिन को कहा जाता है। ओके। आजकल ऑनलाइन केमिस्ट वेबसाइट्स बहुत चल रही हैं, 1mg और बहुत सारी हैं, इनके बारे में आपका क्या विचार है? मैम, ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं, इसने वास्तव में अफोर्डेबल मेडिसिन में एक अच्छा काम किया है, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो बाहरी दुकानों पर MRP पर दवाइयाँ मिल रही थी, पर यहाँ पर जो है उचित दर पर दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं, और सेफगार्ड के रूप में प्रेस्क्रिप्शन अपलोड करना मैंडेटरी है। बाहरी दुकानों पर ओवर द काउंटर भी काफ़ी सेल हो रहा था, तो ये एक तरह से बाकी जो ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स जो हैं उन्हें भी एक चैलेंज प्रोवाइड करती हैं, और मरीजों को घर बैठे दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। ये तो मतलब आपके हिसाब से इन्हें प्रमोट करना चाहिए, लेकिन सरकार आजकल इनके पीछे क्यों पड़ी है? ऐसा देखा गया है कि कई बार ये बिना प्रिस्क्रिप्शन भी दवाइयाँ भेज देते हैं, तो इस और साथ में जो स्टोर्स हैं उनकी तरफ से विरोध आ रहा है कि हमारी जो सेल है वो कम हो रही है। आपको मेजर कारण क्या लगता है? स्टोर्स का रेजिस्टेंस, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन तो अपलोड करना ही पड़ता है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री पे बैकलैश है? अच्छा, चलिए ठीक है। विटामिन्स का क्या यूज होता है हमारी फिजिकल फिटनेस में? विटामिन्स एक तरह से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कई प्रकार के बॉडी में रिएक्शंस जो होती हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रोटीन बनाने में, कार्बोहाइड्रेट बनाने में, सब में इनका रोल होता है। क्या ओबामा केयर जैसी कोई स्कीम हमें भारत में लेकर आनी चाहिए? ओबामा केयर वास्तव में एक इंश्योरेंस बेस्ड मेडिकल स्कीम था, और ओबामा केयर को परफेक्ट मॉडल नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हमने मॉडिफाइड फॉर्म में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा उचित है, वो हम लेके आए हैं। क्या मॉडिफिकेशंस हैं उसमें? मैम, ओबामा केयर में सभी के लिए इंश्योरेंस मैंडेटरी था, और डिफरेंशियल प्राइसिंग सिस्टम था कि गरीब आदमी को मेडिकेड के तहत सस्ता इंश्योरेंस मिल जाएगा, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें महंगा मिल जाएगा, और यूथ पॉपुलेशन जो सामान्यतः इंश्योरेंस नहीं लेती हैं उन्हें भी जरूरी इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। साथ ही वो महिलाओं में और पुरुषों में जो इंश्योरेंस की दर है उसमें विभेद नहीं कर सकते। और हमने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, भारत सरकार इसे फंड कर रही है पूरी स्कीम को, और सबके लिए ऑटोमेटिक इंक्लूजन है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ रहा है। ओबामा केयर में ऐसे देखा गया था कि प्रीमियम्स जो है 2017 में 25% बढ़ गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस इस वजह से नहीं ले रहे थे क्योंकि जो पीनल प्रोविजन है उनमें जितना उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस उन्हें महंगा पड़ रहा था। अच्छा। वो सस्टेनेबल नहीं था। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं, राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं, आपके एक सबऑर्डिनेट हैं और वो आपको बताते हैं कि कभी बहुत समय पहले उन्होंने एक इन्फेंटिसाइड देखा था और उसमें पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब कोई व्यक्ति एक अच्छे ढंग से किसी बेटी को या डॉटर को पाल नहीं सकता है तो उसे उसको इस दुनिया में लाने का भी हक नहीं है। और वो आपको भी समझा रहे हैं आगे कि जो भी ये सरकारी महकमा काम कर रहा है PCPNDT एक्ट के तहत, या वो गलत है। आप उन्हें क्या जवाब देंगे?
मैम पहले तो मैं इस बात का पूरा उन्हें बताऊंगा कि जो आपकी सोच है कि बेटियों को जो है जन्म नहीं देना चाहिए या आप पाल नहीं सकते तो उन्हें पैदा भी नहीं करना चाहिए, ये बात गलत है। ये प्रकृति का नियम है कि जो भी अगर आप बच्चा वाइबल एज क्रॉस कर चुका है तो उसे बिल्कुल आप दुनिया में आने देंगे और उसका पालन पोषण करेंगे। और जो उन्होंने इन्फेंटिसाइड देखा था तो उसके बारे में अगर मैं उस ओहदे पर हूँ कि मैं उसका आगे इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ या एज अ सिटीज़न अगर मैं संबंधित एजेंसी को बता सकता हूँ तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप रिपोर्ट करिए वो, ताकि उसकी भी जांच हो सके कि ऐसा कोई कानूनी अपराध हुआ है। चलिए, आप डॉक्टर हैं, बहुत ही उच्च पद पे सरकारी, और आपके पास एक कंपनी से एक आदमी आता है और वो बोलता है कि मेरी दवाइयाँ कुछ महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं हैं, कुछ महंगी हैं, आप इन्हें प्रिस्क्राइब कीजिए और इसके बदले मैं आपको गरीबों के लिए, आपको अपने लिए फ़ायदा नहीं चाहिए लेकिन गरीबों के लिए एक हेल्थ फैसिलिटी बना के दूंगा जिसके अंदर मुफ्त इलाज होगा गरीबों का। आपको बस ये करना है, आपको और आपकी कुछ दोस्तों को, कि उस मेडिसिन को पॉपुलर करना है। इस सिचुएशन में साफ दिखाई दे रहा है कि उस व्यक्ति के वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसके कारण वो मुझसे मेडिसिन लिखवाना चाहता है। और एज अ डॉक्टर मेरा फोकस है कि मैं सिर्फ जेनरिक मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब करता हूँ, तो मैं साफ उसे मना कर दूंगा कि ऐसा कोई प्रपोजल बिल्कुल मानने लायक नहीं है। और साथ में जो भी हॉस्पिटल की हायर अथॉरिटीज जो हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि इस प्रकार के लोग जो हैं अपनी मेडिसिन प्रमोट करने के लिए किकबैक्स देने की बात कर रहे हैं ताकि उन पर उचित कार्रवाई की जा सके। जीएसटी के अंदर 0% किन चीज़ों पे लगाया गया है? वेजिटेबल्स जो हैं, नॉन ब्रांडेड ग्रॉसरी, इन पे 0% है। क्यों? जो ये वेजिटेबल्स, नॉन ब्रांडेड ग्रॉसरीज वगैरह हैं, ये समाज का जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है वो बनाता है। तो एक तरफ हम किसान को प्रमोट करना चाहते हैं, उनकी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो उन पर कर लगाना गलत होगा। ओके डॉक्टर मयंक जी सर। आपकी हॉबी है जॉगिंग। जी सर। तो ये जॉगिंग, वॉकिंग एंड रनिंग में क्या डिफरेंस है? जॉगिंग एक तरह से धीमी गति से रनिंग को जॉगिंग कहा जाता है। जॉगिंग और वॉकिंग में डिफरेंस ये है कि वॉकिंग में एक पैर हमेशा जमीन पर रहता है जब आप चल रहे होते हैं। जॉगिंग में वो वक्त भी आता है जब दोनों पैर हवा में होते हैं। और जॉगिंग में और रनिंग में अंतर गति का होता है। अगर 6 मील प्रति घंटा से कम की अगर आप गति से दौड़ रहे हैं तो उसे जॉगिंग कहा जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा पे दौड़ रहे हैं तो रनिंग कहा जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य की परिभाषा क्या है? हेल्थ को सर WHO ने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार फिजिकल, सोशल और मेंटल वेलबींग, इसे स्वास्थ्य कहा गया। क्या हम लोग सोशल वेलबींग पे काम करते हैं भारत में? जी सर, बिल्कुल, हम सोशल वेलबींग पे भी काम करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल बताइए आप। सबसे पहले तो जो हमारा जो प्रिवेंटिव हेल्थ है उसमें हम सोशल वेलबींग के लिए न्यूट्रिशन और काउंसलिंग, इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। उसके अलावा हमारी जो भी स्कीम्स हैं सरकार की, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में हो, सब में सोशल वेलबींग का भी ख्याल रखा जाता है। भारत में खाद्य सुरक्षा लागू है। एज ए डॉक्टर क्या लगता है आपको कि अभी आवश्यकता खाद्य सुरक्षा की है या इसको बढ़ाकर पोषण सुरक्षा भी करना चाहिए? खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की तरफ बिल्कुल हमें जाना चाहिए और इस दिशा में हम कार्य कर भी रहे हैं। हमने मिलेट्स इंट्रोड्यूस करे हैं, मिड डे मील जैसी स्कीम है, उसके अंदर हमने अलग अलग प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, इवन फल भी हम प्रदान कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं सर, बिल्कुल। आपने कहा कि आप जेनरिक मेडिसिन लिखते हैं, बहुत खुशी हुई जानकर कि आप जेनरिक मेडिसिन लिखते हैं, लेकिन एक टर्म है पेटेंट एवरग्रीनिंग, ये क्या है? पेटेंट एवरग्रीनिंग में अभी वर्तमान में ऐसा है कि पेटेंट एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। कितने अवधि इसकी है? 21 साल है सर। तो जब कोई कंपनी किसी दवाई में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके और उसको दोबारा पेटेंट करा लेती है ताकि वो अगले 21 साल तक उससे जो फायदा मिल रहा है वो ले सके, तो इसे पेटेंट एवरग्रीनिंग कहते हैं। भारतीय पेटेंट एक्ट 2005 के तहत एवरग्रीनिंग बंद है। और भारतीय पेटेंट एक्ट 2005 है या फिर कुछ और है? 2005 में आखिरी संशोधन किया गया था। आखिरी संशोधन 2005 में किया गया था। और कोई ऐसी दवा का नाम या एग्जाम्पल बता सकते हैं एवरग्रीनिंग प्रयास किए गए हो भारत में? ग्लीवैक नाम की एक दवाई थी, नोवार्टिस ने बनाई थी,
तो उसमें प्रयास किए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 ये क्या है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940 में दवाई बनाने में और उसे बेचने में जो मानक हैं उनका जिक्र किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी कुछ दिन पहले स्टेम सेल थेरेपी को इस एक्ट में शामिल करने की एक रिकमेंडेशन दिया है। तो स्टेम सेल थेरेपी कैसे शामिल हो सकता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स में? क्या फ़ायदा होगा इससे? सर, वर्तमान में अगर हम स्टेम सेल्स थेरेपी की बात करें तो स्टेम सेल थेरेपी में कई अनियमितताएं देखने को मिली हैं कि भ्रूण से संबंधित जो स्टेम सेल्स लिए जाते हैं उनकी मृत्यु, और आप किस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस पर इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, कौन से जानवर इस्तेमाल कर रहे हैं, ह्यूमन पे क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे कंडक्ट करवा रहे हैं स्टेम सेल्स से रिलेटेड, तो उन सबको रेगुलेट करने के लिए इसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में शामिल किया गया। ओके। किस प्रकार के स्टेम सेल का यूज़ करते हैं मानव चिकित्सा में? कई प्रकार के स्टेम सेल्स होते हैं, तो हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। अभी हमने एडल्ट इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स भी बना लिए हैं। हम यूज़ कर रहे हैं भारत में उसे? भारत में सर अभी इसका उपयोग शुरू नहीं हुआ है। ओके। मयंक, आप तो डॉक्टर हैं और दिल्ली में ही कर रहे हैं प्रैक्टिस? अभी मैं दिल्ली में 7 महीने मैंने प्रैक्टिस की थी। अभी मैं मेरे घर के पास ही जो अस्पताल है उसमें एक प्रैक्टिस। कई बार हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि डॉक्टर्स को असॉल्ट कर दिया गया पेशेंट्स के द्वारा या पेशेंट्स के रिलेटिव्स के द्वारा, तो ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर असॉल्ट की जो दुखद घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, इनके पीछे मल्टी प्रोंग कारण है। सबसे पहले तो कुछ गलती डॉक्टर की है, कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खामियां हैं, और उसके अलावा पेशेंट्स के रिलेटिव्स जो मुख्यतः असॉल्ट में पाए जाते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसकी ठहराएंगे, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की या पेशेंट और उनके साथ जो लोग आते हैं उनकी? सर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर्स, सर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर्स दोनों की मैं बराबर जिम्मेदारी मानना चाहूँगा। पेशेंट के अटेंडेंस की जो जिम्मेदारी है उसे सभी से कम मानेंगे आप? कम मानेंगे। तो क्या डॉक्टर्स को, कई हॉस्पिटल्स ने ये भी किया है कि बाउंसर्स रखे गए हैं कि डॉक्टर्स को सेफ रखा जाए, तो आप इससे सहमत हैं? सर बिल्कुल, वर्तमान कंडीशन में बाउंसर जो मुख्यतः इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रिक्रूट किए जाते हैं, क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है जहाँ पर सब हीटेड इमोशंस में होते हैं। अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि 2 डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में आपस में लड़ने लगे, वर्बल फाइटिंग थी थैंकफुली, तो इस पे क्या आपका कहना है? सर, ये बहुत ही दुखद घटना है। इसकी जांच करके और बिल्कुल उन्हें दोषी अगर वो पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऑपरेशन थिएटर एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है, वहाँ पे सबको सिंसियरिटी से काम करना चाहिए। अच्छा, आप तो राजस्थान से आते हैं, तो ये बताइए कि अभी जो वर्तमान सरकार है उसने जो लोकल बॉडीज़ हैं उसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया को हटा लिया है, तो आप इसके समर्थन में हैं या इसके विपक्ष में हैं? सर, एजुकेशन क्राइटेरिया लागू करना और हटाना 2 घटनाएं राजस्थान में देखी गई। दोनों के ही अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम राजस्थान में शिक्षा की स्थिति देखें तो लिटरेसी लेवल ही महिला में 52% और पुरुषों में लगभग 76% है, तो ये काफ़ी कम है। तो अगर हम कुछ एम्बिशियस टारगेट लेके चलेंगे तभी तो ये सुधरेगा। अगर हम बोलेंगे कि चलिए कोई नहीं, आप पढ़ाई मत करिए, फिर भी आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आप हर जगह कॉम्पीट कर पाएंगे, तो लोग क्यों पढ़ेंगे? सर, डेमोक्रेसी में जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें कोई भी अगर रिफॉर्म हो तो वो ग्रेजुअली हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर एक साथ हम 10वीं तक या 8वीं तक की परीक्षा इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो बट ये तो ग्रेजुअल नहीं है, ये तो सडनली आप एक क्राइटेरिया हटा दे रहे हैं। सर, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन ग्रेजुअल होना चाहिए। आप आज अगर 10वीं तक के मानक इंट्रोड्यूस करते हैं तो लगभग 70-80% जनसंख्या को आप वंचित कर देंगे चुनाव में खड़ा होने से। तो एक लोकतंत्र पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये बहुत गलत रहेगा। अच्छा, अभी हाल में ही एक सबरीमाला पे एक वर्डिक्ट आया कि जिसमें ये कहा गया, एक यूनानिमस वर्डिक्ट नहीं था, एक डिसेंटिंग ओपिनियन भी था और मेजॉरिटी ओपिनियन था। आप किस तरफ हैं? सर, मैं मेजॉरिटी ओपिनियन की तरफ जाना चाहूँगा। डिसेंटिंग ओपिनियन भी आर्टिकल 25 को ही आधार बना के बताया गया था, पर जो मेजॉरिटी ओपिनियन था उसके अंदर आर्टिकल 14, 15, 17। क्या आप ऐसे लोगों का भी समर्थन करेंगे जो महिलाएं हैं जिनकी वहाँ के लॉर्ड अयप्पा में कोई आस्था नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक पॉइंट प्रूव करने के लिए सबरीमाला जाना चाहते हैं? बिल्कुल सर,
उनकी भी आप राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे? उनका अधिकार है अपना जो चाहे religious इससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो, चाहे इससे जो लोग आस्था रखते हैं, जो महिलाएं भी हो सकती हैं, उनकी भावनाएं आहत हों, फिर भी आप ये सपोर्ट करेंगे? सर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सर्वोपरि है, उसमें हर नागरिक को अपने अधिकार दिए गए हैं। तो सिर्फ एक सेक्शन की भावनाएं आहत होती हैं, पर दूसरे सेक्शन के अगर मौलिक अधिकार हर्ट हो रहे हैं तो मौलिक अधिकारों को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है मयंक, आप ये बताइए कि अभी रोहिंग्या मामला चल रहा है, तो इसमें भारत के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है कि वो बांग्लादेश का साथ दे या म्यांमार का। आपका क्या विचार है? सर, हमारी फॉरेन पॉलिसी कहती है कि हम हमेशा एक पीसफुल कंट्री रहे हैं और हमने हमेशा मदद की भावनाएं रखी गई है, पर साथ ही इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम और रिफ्यूजी स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसी दिशा में हम दोनों सरकारों के साथ काम कर रहे हैं। बांग्लादेश को भी हमने फूड एड प्रदान की थी। बट ऐसा भी कहा जाता है कि जो हर किसी का दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता, तो आप क्या मानते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। डिप्लोमेसी में ऐसा कहा जाता है कि परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज नहीं होते, पर अगर आप सभी से दोस्ती बना के चलें तो सबका साथ सबका विकास वाली बात मैं कहना चाहूँगा कि कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा देश है जिसकी फॉरेन पॉलिसी है इंडिया फर्स्ट? माफी चाहूँगा सर मैं। सर, मयंक, सिचुएशन इमेजिन कीजिए आप कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और एक आप डिपार्टमेंटल मीटिंग कर रहे हैं अपने ऑफिसर्स के साथ, उसमें आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर भी है, अन्य पदाधिकारी भी है। सडनली आपके एक सबॉर्डिनेट की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और सीएमओ साहब अटेंड करने लगते हैं। यू एज अ डॉक्टर फील करते हैं कि ये ट्रीटमेंट सही नहीं कर रहे हैं और ये ट्रीटमेंट अगर किया तो पेशेंट तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप कैसे रिएक्ट करेंगे? सर, मैं बिल्कुल इससे इन बारे में तुरंत डिस्कस करूंगा कि सर एक पॉसिबिलिटी ये भी है, और फिर जो भी उचित डिस्कशन का टाइम तो है नहीं। आपने देखा है कि वो पेशेंट इज़ ऑलमोस्ट डाइंग एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन। अगर रिसस्किटेशन का कोई प्रोसेस चल रहा है और उसमें कोई मेजर फ्लॉ अगर मुझे दिखाई देता है तो मैं बिल्कुल बीच में इंटरवेन करूंगा। और खुद ट्रीटमेंट करेंगे आप? मिलकर जो भी ट्रीटमेंट होगा करेंगे, दो जने रिसस्किटेशन बेटर कर सकते हैं। बट वो तो फंडामेंटल डिफरेंस है। वो जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो उन्होंने सजेस्ट किया या कर रहे हैं वो आपको लगता है कि वो सही नहीं है, वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इससे पेशेंट बचेगा नहीं। सर, अगर चिकित्सक के रूप में देखा जाए तो वो उनका एक्सपीरियंस जो है मुझसे कहीं ज़्यादा है, तो जो वो कर रहे हैं मैं अपना इनपुट देके उन्हें करने दूंगा जो कर रहे हैं। और अगर मृत्यु हो जाती है पेशेंट की, फिर आप क्या करेंगे? डिपार्टमेंटल एक्शन लेंगे सीएमओ के अगेंस्ट में? सर, पेशेंट की अगर मृत्यु हो जाती है इस तरह से, तो अगर जो भी कानूनी प्रक्रिया है कि पोस्टमार्टम होना है, उसका जो भी रिपोर्ट आती है वो फॉलो होगी, वो होती है। पर एज ए डॉक्टर उन्होंने अपना जितना नॉलेज के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रयास था उन्होंने किया है, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन इस अवसर में नहीं बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। इंटरव्यू इज ओवर, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठिए डॉक्टर मयंक। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या कुछ आपने जगह मैं नहीं बता पाया या कुछ गलतियां हुई, पर अच्छा अनुभव रहा। अनुभव अच्छा रहा आपका? बोर्ड का भी अनुभव काफ़ी अच्छा रहा आपके प्रति। धन्यवाद। आप काफ़ी ईमानदार व्यक्ति लगते हैं। आपके आइडियाज़ भी बड़े इनोवेटिव थे। अपनी जो मल्टी प्रॉन्स जो स्ट्रेटजी होती है, कई एक क्वेश्चन में आपने दिखाया वो, और कुल मिला के काफ़ी अच्छा था। थोड़ा हैंड मूवमेंट पे थोड़ा सा पोजीशनिंग थोड़ी सी ऐसी है ये, हाँ इसको ऐसे रखिए, इस पे हाथ, हाँ बस। मतलब इसको मिला के काफ़ी अच्छा है। वी आर ऑलमोस्ट देयर। कुछ कमियां रही, बाय एंड लार्ज कोई कमी जैसा तो अलग से नहीं दिखाई दे रहा है। चीज़ें अच्छी हैं, फ्लो भी अच्छा है, वॉइस लेवल भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी बाय एंड लार्ज बहुत अच्छा है। प्लीजिंग पर्सनैलिटी, स्माइलिंग फेस, दे आर वेरी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। वो काफ़ी अच्छा है ये। आपको अकेली दिक्कत जो आने वाली है वो यही है कि यू मे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ पीकिंग अर्ली, ठीक है ना। वो जल्दी शिखर पे पहुंच जाने के बाद फिर एक ही रास्ता बचता है नीचे आने वाला।
तो सस्टेन करना एक दिक्कत होगा, और ये आसान नहीं होता, सस्टेन करने में बहुत ताकत लगती है। तो अभी जो परफॉर्मेंस है आप उसमें जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो तो कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इससे नीचे ना जाए। और ये होती है जब आप बहुत ज़्यादा सुझाव लेते हैं, स्पेशली जूनियर सीनियर सबसे सुझाव लेते समय कई बार आप उन सबको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, ये परफॉर्मेंस एक्चुअली स्लाइड्स, ठीक है ना, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज यू आर डूइंग परफेक्ट। बहुत अच्छा, हम लोगों को बहुत मजा आया।